नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है न्यायिक सक्रियता। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में न्यायिक सक्रियता एक नई अवधारणा है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पहले न्यायपालिका निष्क्रिय थी। पहले भी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय दिए हैं, लेकिन वर्तमान में संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के साथ साथ न्यायाधीशों ने अधिक संवेदना और तत्परता से जन सामान्य के हित में पहल करके निर्णय दिए हैं तथा जन सामान्य को न्यायपालिका में विश्वास दिलाने का प्रयास किया है। न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों या स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा न्यायालय में भेजा गया प्रार्थना पत्र याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। यद्यपि न्यायिक सक्रियता के छुटपुट उदाहरण 1952 से ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इस विचार को ठोस रूप जस्टिस PN भगवती के समय दिया गया, जब एक पोस्टकार्ड पर की गई प्रार्थना को ही याचिका के रूप में स्वीकार किए जाने की प्रवृत्ति आरंभ हुई। यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति स्वयं ही अपने कष्ट के निवारण के लिए न्यायपालिका में पहल करे। किसी अन्य संवेदनशील व्यक्ति द्वारा जन सामान्य के हित में न्याय के लिए लगाई गई पुकार याचिका या रिट बन सकती है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था को की यह कहकर आलोचना की जाती रही है कि यह अत्यधिक जटिल, खर्चीली या लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। अतः गरीब, अनपढ़ या बेसहारा लोगों के हाथ न्याय आने की संभावना कम रहती है। इस आलोचना के उत्तर के रूप में तथा जन सामान्य को न्याय मुहैया कराने के उद्देश्य से ये याचिकाएं जनहित याचिकाओं के रूप में स्वीकार की जाने लगी। वैसे तो न्यायाधीशों ने पहले भी संवेदनशीलता और सक्रियता का परिचय दिया था, लेकिन न्यायमूर्ति I. कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति AM अहमदी के नाम इस क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आगे आने वाले सभी न्यायाधीशों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। न्यायिक सक्रियता के कुछ मुख्य उदाहरण उल्लेखनीय हैं, इसलिए हम अब इन उदाहरणों के संबंध में चर्चा करेंगे। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रभाव इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले में देखा जा सकता है। ये मामला 1975 का है। न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया गया। जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता को गति देने में जस्टिस PN भगवती का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने पोस्टकार्ड याचिका पर सुनवाई की परंपरा आरंभ की। न्यायिक सक्रियता के लिए एक वातावरण तैयार हो चुका था। कार्यपालिका में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। प्रमुख नेता किसी न किसी भ्रष्ट आरोप में लिप्त पाए गए। व्यवस्थापिका कार्यपालिका को अपना दायित्व पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर पाई। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों ही जन समस्याओं को टालने की प्रवृत्ति रखने लगे। अपना दायित्व न्यायपालिका की ओर सरकाकर दूसरे के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने का प्रयास किया गया। सार्वजनिक मुद्दों पर लोगों को स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती थी। ऐसे में न्यायपालिका ने सक्रियता दिखाकर इन शिकायतों को दूर करने का जो प्रयास किया, उसने जनता में व्यवस्था के प्रति विश्वास का भाव जागृत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने बाल श्रमिकों से संबंधित 10 दिसंबर 1996 को एक निर्णय दिया, जिसमें प्रति श्रमिक बालक को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया तथा उनके पुनर्स्थापन के लिए कोष बनाने का आदेश दिया गया। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली मिलों व उद्योगों को शहर के बाहर भेजने या बंद करने तथा ताजमहल को प्रदूषण से संरक्षण देने के लिए आदेश जो दिए गए वो न्यायिक सक्रियता के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।
न्यायमूर्ति PN भगवती का मानना है कि जब कार्यपालिका अपने संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारियों को निभाने में सफल नहीं होती और इस पर भी विधायिका निष्क्रिय रहती है तो न्यायपालिका को सक्रिय होना आवश्यक है। न्यायिक सक्रियता द्वारा महिलाओं के संबंध में भी संवेदनशील निर्णय दिए गए। 12 अक्टूबर 1995 को चंडीगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि वरिष्ठ महिला IAS अधिकारी रूपन देओल बजाज के साथ अशोभनीय व्यवहार करने के आरोप में पंजाब के पुलिस महानिदेशक KPS गिल पर मुकदमा चलाया जाए। इसकी चरम परिणति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यौन शोषण के खिलाफ महत्वपूर्ण फैसला दिया गया। अब कामकाजी महिलाएं यौन शोषण के खिलाफ अपने सहकर्मियों के खिलाफ न्यायालय में जा सकती हैं। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश JS वर्मा, न्यायमूर्ति सुजाता V मनोहर और VN कृपाल का मानना था कि दीवानी और फौजदारी कानून महिलाओं को यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान नहीं करते। 30 जनवरी 1996 को सर्वोच्च न्यायालय ने हवाला कांड की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो को तेजी से मामले की जांच करने के निर्देश दिए। 14 जनवरी 1996 को दिल्ली के आवास आवंटन घोटाले में विस्तृत जांच के आदेश दिए गए। इस प्रकार न्यायपालिका द्वारा एक एक करके राजनीतिक घोटालों को अनावृत किया गया। धार्मिक क्षेत्र में भी न्यायिक सक्रियता के उदाहरण देखने को मिले। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हिंदू शब्द को असंप्रदायिक और भारत का प्रतिरूप माना गया है। सामाजिक क्षेत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना, चिकित्सा व्यवसाय को उपभोक्ता संरक्षण के दायरे में लाना महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय रहे हैं। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोगों को बहुसदस्यीय बनाना, चुनाव आयोगों को सरकारी नियंत्रण तथा प्रभाव से परे स्वतंत्र रूप से कार्य करने में मददगार साबित हुआ। न्यायिक सक्रियता ने विभिन्न नेताओं तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जेल की हवा खिला दी और प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च अधिकारी को भी अदालत में खड़ा कर दिया। इसके आधार पर उसने ये सिद्ध कर दिया कि प्रजातंत्र में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदाधिकारी न्याय तथा कानून से अलग नहीं है। न्यायिक सक्रियता को अतिवादी कदम कहकर उसकी आलोचना भी की जाती है। इसकी आलोचना के प्रमुख आधार जो है उनको हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। पहला, न्यायालय के पास बड़ी संख्या में मुकदमे विचाराधीन पड़े हैं जिन पर विचार न करके जनहित याचिकाओं पर सुनवाई में पहल करके न्यायपालिका ने अनावश्यक कार्यभार बढ़ाया है। दूसरा, सरकार के तीनों अंगों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। एक का किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करना शक्ति संतुलन और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत है। तीसरा, वर्तमान में जनहित याचिकाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। कई बार गैर महत्वपूर्ण मामले भी न्यायालय पहुंच जाते हैं और समय का अपव्यय करते हैं। साथ ही साथ ये न्यायालय के दैनिक कार्य में भी बाधा पहुंचाते हैं। इसके अलावा जनहित याचिकाओं का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्य से विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए भी किया गया है। यह एक प्रकार से न्यायपालिका का दुरुपयोग है। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका ने अति उत्साह में परस्पर विरोधी निर्णय भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ने की कीमत से संबंधित अध्यादेश पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। यह राज्य कार्यपालिका में न्यायपालिका का सीधा हस्तक्षेप है। बताए गए तर्कों में थोड़ा सत्य हो सकता है, पर ये महत्वपूर्ण आलोचनाएं नहीं हैं। कार्यपालिका की निष्क्रियता ने न्यायपालिका की सक्रियता के लिए वातावरण बनाया है। इस संबंध में ननी पालकीवाला ने कहा है कि यदि कार्यपालिका सजग होती तो न्यायपालिका को सक्रिय होने की आवश्यकता नहीं थी। वर्तमान स्थिति में दो ही विकल्प हैं, या तो भारतीय लोकतंत्र को नष्ट होने दिया जाए या उसकी अनुचित स्थितियों का उन्मूलन करके उसे नवजीवन प्रदान किया जाए। प्रथम विकल्प विनाशकारक है, द्वितीय जीवन प्रेरक। ऐसे में न्यायिक सक्रियता के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकारी दखलंदाजी का प्रयास किया जा रहा है।
उच्च पदाधिकारी जनसेवक चाहते हैं कि विभिन्न न्यायालयों में ऐसे जज नियुक्त हों जो इनकी देश सेवा की कद्र जाने, इनके पक्षपात, सरकारी साधनों के दुरुपयोग तथा देश के खजानों को लूटने की जो इनकी शिरकत है उसे नज़रअंदाज करें। यह आशंका अभिव्यक्त की जा रही है कि न्यायपालिका की सक्रियता का ओवरडोज अब खतरनाक अनुपात ग्रहण करता जा रहा है। इसलिए कुछ प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जैसे जनहित याचिकाओं को सीमित करना, न्यायिक प्रक्रियाओं को गतिशील बनाना और शीघ्र निर्णय देना, न्यायाधीशों के चयन के लिए विस्तृत आधार वाला आयोग गठित होना तथा न्यायपालिका के निर्णयों की अनुपालना को सुनिश्चित करना। न्यायिक सक्रियता के क्षेत्र में प्रत्येक न्यायाधीश का दायित्व है कि वह स्वतः परिसीमन के सिद्धांत को कभी नहीं भूले। इस तरह से यह तो स्पष्ट है कि सीमित पर संवेदनशील न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अति सक्रियता पर रोक लगाने के लिए पहल जागरूक जनता तथा बुद्धिजीवी वर्ग को अवश्य ही करनी चाहिए। तो बच्चों, ये थी न्यायिक सक्रियता संबंधी अवधारणा। अगले व्याख्यान में मैं आपके साथ किसी अन्य विषय पर चर्चा करूंगी। धन्यवाद।